बहुत ऑनेस्टली बता दूं तो ये मैंने पहले कभी नहीं किया है। हमने जितने भी इंटरव्यूज इस थीम पे लिए हैं, सबसे चार दीवारी में बैठ करके खुल्लम खुल्ला इश्क की बातें हुई हैं, लेकिन ऐसे एकदम खुले आसमान में बैठ करके तीन काफ़ी खुली हुई औरतें इश्क के ऊपर बात करने वाली हैं, जो इश्क के ऊपर इतना काम करने के बाद भी इतनी कंफ्यूज हैं। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट the idea of love is, that it we know so much about it and yet we know nothing about it. कहने को हमने 100 लोगों से बात करी फेस्टिवल में, एंड लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ बातें थी जो सबने बोली, कुछ बातें ऐसी थी जो मतलब सिर्फ 1-2 लोगों ने बोली। तो जितने लोग उतनी इश्क के बारे में पर्सपेक्टिव्स, एंड ऐसा मौजू है कि इस पे बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन बिफोर वी बिगिन आई मस्ट टेल द बोथ ऑफ यू दैट आई अडोर द बोथ ऑफ यू इन वेरी मैनी वेज। आप लोग मुझे प्रोफेशनली, पर्सनली काफ़ी तरीक़ों से मोटिवेट करती आई हैं, एंड मेरे सवालों में अब मैं सिर्फ वही सवाल पूछने वाली हूँ जो मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बारे में, ठीक है? तो हमें जो भी आप सबके सामने पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं खाली अपने दिल के सवाल पूछूंगी, ठीक है? आप कुछ कहना चाहती हैं कि मैं बस शुरू करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है इतने फ्रेंड्स ऑफ सनतकदा को सामने देख के, बाप रे बहुत घबराहट हो रही है। एंड इसके इश्क और एकदम डंडे के चक्कर में मैं यहाँ बैठी हूँ, बट ये लोग दोनों कहते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, दोनों कह रहे थे, आई वाज सेइंग यू आर लूजिंग योर वर्जिनिटी टू मी लाइक मेनी अदर्स बिफोर, सो डोंट वरी, आई एम गुड एट इट। What a lovely sexy note to begin this on. ठीक है, तो भाई पहला सवाल आप दोनों से, ये सवाल जवाब नुमा सिचुएशन होने वाली है। हो सकता है कि हम एक दूसरे की बातें काटें, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ वी आर, बट पहला सवाल है जो हमने सारे लोगों से इस थीम में पूछा है, जो मैं पूछना चाहूँगी कि जब मैं कहती हूँ इश्क, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? पिछली बार तो मैंने कहा था कंफ्यूजन, पर इस बार मैं कहूँगी गुदगुदी। एक वर्ड तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट डेफिनेटली आई हैव टू एडमिट फर्स्ट वर्ड कम्स टू माय माइंड शाहरुख खान। बट पोएट्री, दोस्ती, अपनापन, प्लेजर, लड़ाई ऑफ कोर्स बेस्ट पार्ट। और as we grow up we see love around us in many ways, right? और हम सब कुछ ना कुछ सोचते हुए बड़े होते हैं इश्क के बारे में। वो अलग बात है कि वो स्कूल इन कैलकाटा लाइक लमार्टिनिया बॉयज एंड गर्ल्स, तो सबसे मोटा लड़का आके मुझे डांस के लिए माँ पूछता था, तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे वही बहुत लास्ट में मिलेगा तो, मगर जब मिलने लगा, वाह वाह वाह, बहुत औरतें बहुत तरीकों के मिले, हर उम्र के मिले, और हर मतलब पतले दुबले मोटे सब। तो मेरा मिसकंसेप्शन यही था। I mean, I would agree actually with Manjeet, because also as a fat girl myself and serious, and there were many such kahavats when I was growing up, right? Like boys seldom make passes at girls who wear glasses, and actually all that doesn't really come true. So but that misconception goes early. I think one misconception I had and keep having is that once you're heartbroken, you'll not fall in love again. But actually you keep falling in love again and again. So I think it's a misconception that people have. इनफैक्ट हमने सैफ है हमारी टीम में, जो एक चीज़ में बहुत मशहूर हैं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? उन्होंने हजरतगंज में एक वर्कशॉप के फॉर्म में लोगों से बात करी, और हम लोगों से पूछ रहे थे इंटरव्यू में कि इश्क कितनी बार होता है, और लोग बड़े परफेक्ट आंसर दे रहे थे कि एक ही बार होता है या एक ही बार आप फील करते हैं। पर हमें हजरतगंज में चलते फिरते किसी ने बोला कि इश्क एक बार होता है, पर हम ढूंढते उसे शायद बार बार। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अलग है, मतलब मेरे जहन में सिनेमा ने इश्क को एड ही किया है। मुझे लगता है कि सिनेमा को देख देख के लोगों ने इश्क जाहिर करना शुरू किया, थोड़ा गाने गाने शुरू करे, शेर व शायरी करनी शुरू करी।
लेकिन क्या कहीं ना कहीं सिनेमा ने इश्क को सिर्फ एड किया है या थोड़ा मामला गड़बड़ भी किया है इश्क का, क्या लगता है? भी आप में से कोई? I mean, I think it's very common to say कि फिल्में देखने की वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, etc. Actually, I'll tell you a story कि you know, when I was young, I started reading Mills and Boon at like 13 or something, and everybody told me that, oh, you're such an intelligent girl. Why are you reading Mills and Boons? As if to say, intelligent girls can't read romantic novels because they are meant for silly girls जिनके दिमाग में और कोई ideas नहीं है, तो वो रोमांस नॉवेल्स पढ़ रही हैं. पर ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैंने लाइब्रेरी में जितनी भी थी मिल्स एंड बून सारी पढ़ ली फटाफट राइट. एंड देन आई मेट दिस फेमिनिस्ट लॉयर एंड शी सेड दैट people used to always admit it like a dirty secret, or even I like reading Mills and Boon. And she said, my mother told me you shouldn't read Mills and Boon because it will put ideas into your head. So I said, it does put ideas into your head. And thank God, because in a sense the purpose of fantasy is to tell us that you don't have to accept reality, right? If we live in the reality, then we also live in its limitations and we limit who we can be in that reality. So I think nobody is so stupid that they believe fantasy whole and soul as reality. I think fantasy does shape reality. It helps us to think outside our limits. It's like a muscle inside us that it allows us to practice being something other than what people tell you you can be in this world, right? So I don't feel कि फिल्मों से या शायरी से और आर्ट से आपका दिमाग खराब होता है. But I do feel that when you have only that and you have no other conversations around you about love, where people don't tell each other their feelings about love. Now, if you're going to outsource the conversation about love to one place, कि आपको सिर्फ फिल्मों में पता चला, तो lived experience of love अगर हम नहीं सुनेंगे, then we don't have a balance. That's all that's kind of missing, right? So I think for a long time, one of the things, the only place where you could hear stories about love and romance, real life stories, was in Stardust magazine. I mean, there are many people here, yes, who grew up on Stardust, right? कि तो जो फिल्मी दुनिया के लोग थे वो इतना कन्वेंशन के अंदर नहीं रहते थे और उनके अफेयर्स होते थे और रूमर्स होते थे उनके बारे में. But when we used to read it, that was the only real life love stories or sex stories or ishq stories, call them what you want to call them, that you could actually hear. And I think you need to hear those. Like I remember reading an interview of Neena Gupta some years ago where she said that people believe that women have to be strong all the time, and that you can't be, just because you've fallen in love, you're not supposed to be weak. But actually, why can't you be weak? I mean, so I think that when people tell their experiences, it helps us to feel less weird, and it helps us to see that we are all muddling along, trying to figure it out. So I think that's what it is, yeah. और जहाँ तक गड़बड़, I mean, of course, like लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी फिल्मी गानों में आपको स्टॉकिंग सिखाई देती है और वो सेक्सिस्ट होते हैं वगैरह, जो कि कुछ गाने तो होते ही हैं, बट सारे गाने नहीं होते हैं. एंड इनफैक्ट हिंदी फिल्मी गानों में हर तरह का रोमांटिक इमोशन, और नॉट ओनली रोमांटिक बट इमोशनल सर्कमस्टांसेस, जितने गाने उतने सिचुएशंस एंड शेड्स ऑफ relationships and romances. So I feel it's actually quite a rich heritage that mixes our many different traditions, folk and poetry and all that. I guess I'm in team fantasy. I think, I mean, in my life also, now, I mean, we always knew we looked a bit like each other, but there are other things. Is my mother read Mills and Boon, and I was very snobbish about it at one point, and said I was a bit embarrassed that my mother, who's a double MA, reads Mills and Boons her whole life. I don't know कितने लोग यहाँ Mills and Boons जानते हैं. I'm sure the younger generation doesn't know. But Mills and Boons is a whole series of books. The older generation is all saying yes, yes, yes with it. So I used to be a bit snobbish about her Mills and Boons. But definitely चौधरी का चांद and पाकीज़ा के उनके मतलब मीना कुमारी के पैर और उमराव जान और देवदास और when we had an interview with Sabiya Appa sitting in front of me and all of them, and found कि वो भी उसी दुनिया में और हम भी उसी दुनिया में, और रोना जब दिल टूटता है, मैं बहुत ज़ार होती थी हर मूवी में. मतलब I could not go for a movie without my heart getting broken over the soppiest love story. तो ये तो सच्चाई है.
I mean, I used to really, so it is really somewhere along the way, the confusion but these films brought into my life. क्योंकि एक तरफ से वो वाला एक प्यार, और फिर अपनी जिंदगी में यहाँ लुढ़क रहे हैं, वहाँ लुढ़क रहे हैं, यहाँ दिल टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है. तो ये तो मेरी जिंदगी में ये फिल्मों ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया, क्योंकि बहुत दिनों तक और कहीं अभी भी वो सपना कि वो एक एक इंसान होगा, और अभी भी इंसान है आज मेरी जिंदगी में आजकल, पिछले 15 साल से, पिछले 15 साल से उसको भी मैं वो एक तरह से बोझा थोपती हूँ. आई थिंक कि दिस इश्क बेटर लास्ट फॉर एवर. सो यू नो, कंफ्यूजन्स भी. एक चीज हम जब माधवी का इंटरव्यू कर रहे थे फॉर दिस थीम, एक चीज थी जिसने मुझसे पर्सनली बहुत रेजोनेट किया. वो ये था कि माधवी बता रही थी कि कहने को क्या, हम हैं फेमिनिस्ट, हम बिलीव करते हैं बराबरी में, लेकिन इश्क में ऐसा कुछ है. जैसे मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं, मतलब अगर मुझे कुछ लगता है कि सही है तो फिर मुझे वही लगता है कि सही है. लेकिन इश्क में ऐसा बहुत बार हुआ कि I gave in and I gave in quite happily. I don't know, वो कभी मैं आज तक समझ नहीं पाई कि वो अच्छा है कि वो गलत है. लेकिन I think माधवी will talk about this because इंटरव्यू में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि कभी कभी लगता है कि हम अपने फेमिनिज्म को क्वेश्चन करने लग जाते हैं इश्क में, क्योंकि जिन चीज़ों से हम अदरवाइज वी डोंट स्टैंड बाय देम, बट क्योंकि हम किसी को इतना चाहते हैं कि हम माफ़ करते जाते हैं. तो क्या ऐसा कुछ माधवी आपने और परिमिता आपने इश्क में, इट डजंट हैव टू बी समथिंग नेगेटिव, आई डोंट नो, हमारी मर्जी है, क्या ऐसा कुछ रहा इश्क में जो हमने किसी और रिश्ते में नहीं किया पर हमने इश्क में वो चीज़ करी जो हमने अदरवाइज नहीं करी या हम ना करते? जैसे हमारे इंटरव्यू में किसी ने बोला कि मैं वैसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हूँ, पर अपने शौहर से छुपाने के मिलने के लिए मैंने अपने घर में इतने झूठ बोले, बट आई वॉज हैप्पीली लाइंग, आई डिडंट केयर, बिकॉज मैं उनसे मिल पाती थी. तो ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमने शायद इश्क में करी हों और इसके बियॉन्ड हम शायद ना करें वो चीज़ें. I mean, I guess so, but I don't feel it's an extraordinary thing. I mean, मुझे लगता है कि feminism and इश्क में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक जरिया है ना, to know yourself and to know others. तो कोई feminist is not perfect born feminist, none of us are, and as we keep working with feminism and understanding it and looking at our life and other lives through that lens, we keep learning and growing. We believe very fixed things as feminists when we are 25, and now we don't think so fixedly about those things, right? So I think, and it's the same with also what you're calling ishq, which I'll say broadly, amorous life, not just love or romance, but amorous life. So you think many things about yourself, and they're probably true at that time, and then later on they are not true about you. So I think it's a nice way to learn about yourself and life. And I think, of course, because love and amorous life is, even in the most open world, it's quite a secret life. It's so intensely private, and it's so intensely unpredictable. I think that you can sometimes lose respect for yourself. But I think that it should not become a permanent condition. That's all I feel. You can feel a bit like, why am I such an asshole? Like, why do I always let this happen to me? You know, कि मुझे, I should have left. मुझे पता था कि वो जाने वाला है, but उसके पहले मैं निकल जाती तो I would have salvaged my ego, pride, whatever it is. I feel it's okay. I mean, you like, you can't be the perfect feminist, you won't be the perfect lover, but I do think you do learn as you go through time. You are less in denial, and you're more, like, a little bit more, to use a horrible word, mindful, even in the foolish things that you're doing. At least for me, that's true. And I see that in a lot of my friends at my age. I'm 55, so a lot of I'm my, 60. so I think I see that in a lot of my friends in their 40s and 50s are really leading not common lives, and it's very enjoyable to hear them talk about their life and what they are learning through their relationships. I mean, I think कि मैंने तो जिंदगी में बहुत चीज़ें की हैं जो मुझे, वैसे मैंने बहुत भाषण दिए उन चीज़ों के खिलाफ, और वैसे की हैं, और इंक्लूडिंग खाना पकाना,
मतलब जिसको इश्क करती थी उसके माँ बाप के लिए. Now that was really, क्योंकि मैं खाना पकाती नहीं हूँ और अब तो एकदम नहीं पकाती हूँ, तो I used to feel so irritated at myself. And मैं सही कहूँ अपने बारे में कि मैंने ये तय किया था कि शादी is not for me, absolutely, because I constantly feel irritated with myself, क्योंकि मैं ही वो चीजें कर रही थी जो मुझे नहीं करनी थी. तो it was constant कि मतलब हर छोटी छोटी चीज के बाद आंसू एकदम से निकल गए, कोई दिल इस तरह टूट गया, कोई ये एक्सपेक्टेशन हुआ, बाप रे बाप, मतलब इट्स अ राउंड चक्कर. और मतलब उसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना, उसको, ओह गॉड, मतलब मेरे लिए तो ये एकदम तमाशा ही था. And I think कि what was so relieving, so whether it's conversations with other feminists, many during, I mean, like Parmita, I've done a lot of trainings and met a lot of women who have talked about, I mean, we've done them more with women than men, I'm sorry, but उन्होंने सब ने यही चीज बोली, और सब इसी, और अभी इस 100 इंटरव्यूज में सब ने ये कहा. तो एक्चुअली प्यार में सब दीवाने हो जाते हैं और सब पागल हो जाते हैं, मगर बस छुपा छुपा के दीवाने होते हैं. मतलब किसी और को ना पता लग जाए हम इतने दीवाने थे उसके लिए, और हमने ये किया बस. सो आई डोंट नो, आई मीन वे सो दीवाने होते भी हैं, बट वे सो कॉन्शियस ऑफ आवर दीवानापन. आई थिंक वुमेन एंड मेन बोथ. सो एंड दैट्स द टेंशन ऑफ नॉट, कि हम क्यों नहीं खुल के, besides the sexual part, कि we don't like to talk about these things खुल के, but otherwise also there's so much ego, शर्म छिपाना, करना, मजा भी आना. Why don't people like to talk about इश्क openly? मतलब हमारे में भी, हमारे इंटरव्यूज में भी about 45 people, bless them and bless all the 100 who gave us interviews, but many people were uncomfortable. बहुत लोगों को बात ही नहीं करनी थी उसके ऊपर, बिकॉज आई थिंक आप अपने आप को ऐसे खोल देते हो कि आप उसी खोलने से डरते हो, बिकॉज यू आर एट योर मोस्ट वनरेबल बेस्ट. पीपल डिडंट वांट देमसेल्व्स रिकॉर्डेड, दे डिडंट नो व्हाट दे से, बट आई वाज टेलिंग एवरीवन आई एम वेरी नर्वस, बट एक्चुअली आई रियलाइज मैं यहाँ बैठी हूँ और आई एम द मोस्ट रिलैक्स, बिकॉज इश्क में बात करने में मुझे कोई डर नहीं लगता. तो दैट्स माय आंसर. सॉरी नगमा, कुछ गलत कह दिया. लेकिन ये बात तो है कि मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि इश्क में अगर आपने अपने इश्क की ओनरशिप नहीं ली, अगर आप उसके खुल के इश्क नहीं जाहिर कर पाए, तो फिर कैसा इश्क. मैं चाहूँगी, मैं ऐसे लोग के साथ भी रही हूँ जिन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करा कभी कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन और ये तब रियलाइज़ हुआ जब ऐसा कोई मिला जिसने पब्लिकली एक्सेप्ट करा कि वो मेरे साथ हैं, ना रियलाइज़ किया ये तो पहली बार हुआ है, ये तो हमेशा होना चाहिए था शायद. और पहली बार जब मेरा दिल टूटा तो वो इसीलिए टूटा जब मैं रियलाइज़ की यार ये तो हल्का फुल्का रिश्ता है, इसने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया, और जो इतने भारी लंबे रिश्ते थे उन्होंने कुछ खास ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया. तो वो था मेरा एक हार्ट ब्रेक जो मुझे मेरे जहन में ताज़ा है. आपका कोई इश्क या हार्ट ब्रेक जो आपके जहन में आता है, जो आपको याद आता है? बहुत से होंगे, हज़ारों बार दिल टूटता है, इतने टुकड़ा होना पॉसिबल नहीं है, पर हो जाते हैं इश्क में. अरे हर बार यार, तो एक कैसे हो सकता है हर बार? और प्रॉब्लम ये है कि हर बार जुड़ भी जाता है दिल. ये भी है, इतना तमाशा, इतना ड्रामा कि ये भाई दिल टूट गया, ये क्या हो जाएगा, साल भर खाना नहीं, ये नहीं देखना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एंड फिर बैक टू पवेलियन, बैक इन द सेम थिंग. तो मैं तो एक नहीं बोल सकती, काम तो लॉस्ट केस हम बता रहे हैं. But you know, I was thinking about what you said earlier, the not admitting to relationships, and it's not that people are not admitting mutually. It's not like दो लोग एक secret रख रहे हैं, but there is some kind of a masking, some kind of ambiguity. आप उसकी बात करो. That is like not admitting what is happening in an unspoken way between two people. और क्योंकि वो unspoken था, इसके बाद में घूम के कहना कि नहीं, but there was nothing, अभी हम लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे या गर्लफ्रेंड नहीं थे. So I feel that is what is the interesting politics
in Ishq. Actually, that's the real thing, right? कि आप जो चीज़ कहीं नहीं है, जो लिखी हुई नहीं है, उसमें how honorable are you towards that? How do you admit it was there, even if it is feeling unfinished or it's half done? You change your mind. The capacity to admit to something that has passed, the capacity to grant expectations to people without formal relationships, you know, that's the most important work, especially in love and desire, I feel, but in general also. Because I think वो इसलिए होता है because we have been taught to think first that true love is a thing. What does that mean, true love? I think all loves are true. Even if it's for 2 days, it's true. It's not false that day, na? जिस दिन हो रहा था उस दिन तो true ही था. So I think first of all, I don't agree with this term true love. I also think कि ये अजीब सा एक especially among gents idea कि love सिर्फ एक बार होता है. I don't know कि उनको किसने ये मतलब conditioning दे दी है. But it's maximum you hear from Indian men that true love just happens once. And you know, कोई एक लड़की थी कॉलेज में, उससे आपने हाफ अ टाइम बात की थी, वो एक्चुअल लव था मेरा, उसकी तरह मैं और किसी से प्यार नहीं करूँगा. अब मेरी शादी हो गई है. I mean, I have met men who are saying, one man told me very proudly, 57 inches chest, not anything else, and said that, you know, I have never told my wife I love her. I was like, तुम कैसे आदमी हो? Why are you proud of it, man? You think that being loyal to somebody who was your first girlfriend and not behaving well with a person that you live with and have children with and run a home with and whom you do care for is some kind of example of what an awesome lover you are? You're an idiot, you know? So I think there's a kind of stunted. And I think, I feel one thing is that we do, men, especially in India, I mean in most cultures, men are taught to think that you have to win at everything. Otherwise, you're not a successful man, if you're not a real man, whatever that means. And because of that, you can pass exams, you can be your MBA, you can get a great job, you can compete with other men, but you're not able to cope with the loss of a love relationship because it's so outside of your control. There's no technology, you know, to win at love. So you feel powerless and you don't like that. And it goes to the heart of that masculinity, and that is why the kind of non-committal cruelty that could, I mean, it is a cruelty. If you won't say to somebody who you're spending all your time with that you care about them, you're not very sure what the shape of the relationship is, but you do have feelings. If you don't have if you're not grown up enough to say that, I cannot take you seriously. I'm really sorry. I want to take gents seriously, but they must behave seriously for that, no? So, अगर आप ये childish वाली बातें करोगे, then I think you create a psychological stuntedness in society, and I feel there's a lot of violence and hurt that is happening. So we do hear a lot of love stories about men. Like Devdas is a gents who didn't get over it. Most stories about men are like they didn't get over it, and the whole world has to cry with them because they didn't get over it. And and if women are crying over heartbreak, if Taylor Swift writes about her ex-boyfriends, then people say, "Arey yaar, she's always talking about her ex-boyfriends." Mr. Devdas, आप क्या कर रहे हैं, Mr. Kabir Singh? आपकी तारीफ. You know, I was eating lunch. I was eavesdropping on some people. I don't know if they're here, who were complaining कि हैदराबाद में standard of open mics is very low, क्योंकि वो हमेशा first heartbreak की बातें करते हैं. See, I don't want to judge anybody. The person said मैं किसी को judge नहीं कर रही हूँ, but ठीक है यार, तुम्हारा love हो गया, workout नहीं किया, ठीक है, कितने points लिखोगे वैसे ही वाले. So I think you also see that like a lot of young men in open mics and spoken word poetry, they continuously have a very limited repertoire to talk about romance. Sorry boys, please don't hate me for you know, blowing the cover. But this is uske gore gaal, uske kale baal, uske gore gaal, uske kale baal. It's just, you know, like you really need to open yourself up and see other people, and through that see yourself. So I feel like in that sense, women are always being dismissed for their love stories, for the love stories they like, and for the kind of romance they like. And this is a very clever conspiracy to deny emotion and fantasy, and to maintain patriarchal suffocation.
which is suffocating men more than women, because we are still reading News and World, right? And we still love Shah Rukh Khan and he loves us. So, yeah. I have forgotten my questions because I'm so happy with what these two are saying. I'm just like, क्या बात है, आप बोलती रहिए, मैं बस आपको देखती रहती हूँ. नहीं, बट सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं, जो ये सब मेरे सवाल हैं, अब सबके सामने पूछने पड़ रहे हैं, तो लेट देम डील विद इट. हम अब तक की हमारी ज़िंदगी में, मैंने तो ऐसे, मतलब मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं वो 2 लोग जिनका इश्क देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, एंड आई एम वेरी लकी दैट अब तक मैं उनके इश्क में बहुत बिलीव करती हूँ. डिस्पाइट सेवरल अगली, a lot of ice is broken, I've had ugly conversations with my parents, बट कहीं ना कहीं उनको देखा था कि मुझे लगता है कि यार ऐसा इश्क हो तो हो, वरना फिर क्या ही इश्क. हाँ, हम सब कहीं ना कहीं, और हम ऐसे बहुत लोगों से मिले हैं, मतलब मेरे लिए बेइंतहा ऐसे लोग हैं जिनको मैंने इश्क में देखा है और उनको देख के इश्क करना चाहा है. आपने अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे लोगों को देखा जिनके इश्क ने आपको इंस्पायर किया, इंस्पायर इन अ वे, इश्क करने के लिए इंस्पायर किया कि यार ये बात है, ये है इश्क? कोई जहन में आता है जब मैं ये सवाल पूछती हूँ तो? Myself. I don't think that. You want to say what you think? No, I think that now the Gen Z, X, W, whatever. This is the people. What are the? We are Gen X. What are Ritvik? What Gen are you? Z. Gen Z, right? So the Gen Z around me, I think they really now inspire me. And the older generation inspired me for a reason. I had a beautiful conversation with Sabiapa, who's sitting here, and Rehana Ali, and the Bedbazi gang. She's sitting right in front. And unka छिपा इश्क, शादी इश्क, I mean बहुत सारे बातें उनसे निकली. वही उतनी ही खुली बातें जितनी शायद हमने मतलब वो कर पा रही थी. I mean honestly कि इश्क क्या है, शादी क्या है, ये सारी चीजें. एंड कि दोनों अलग हैं. मतलब ये भी कहा था एक जन ने कि दोनों अलग हैं. जरूरी नहीं है कि शादी में इश्क हो. They were very clear about it, very practical about it also, and that was so wonderful to me. There was my dadi who arranged some 85 shadis. मतलब वो कहती थी कि मगर माधवी, because I used to say दादी आप क्यों करती हैं ये सब? She's saying माधवी मगर 84 failures थी. ये भी मैं बता दे रही हूँ, पर मैं करती रहती हूँ क्योंकि यही काम मुझे दिया गया है खानदान से. पर I think the honesty of the older generation, Naseem Appa was another person, जो ऊपर से एकदम डांट रही होंगी मुझे. लोग इनको जानते हैं इन लोगों को, who talked and didn't talk about her ishq. मतलब एक पर्दा भी था मगर बात भी करते थे. I love that. And this Gen Z now, who are gender neutral, who move from one to the other, who can move between sexualities, who are not, I mean, who are so bindas. I am really all for you guys. सच्ची मुझे लगता है कि आप हमको सिखा रहे हो, and you are really really amazing. All LGBTQ, WX, YZ and more maybe. But I think that the way they look at love and the way they can move and the fluidity, I just love it. And that's what's really inspiring me these days.